सर लेकिन एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने तो अभी तक एक ही सिखाई है, कोई बात नहीं, हम आगे के 3 और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे। एंड व्हाट विल यू नोटिस इज हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिनोमिनेटर में ही M2 आएगा। M2 हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, so let us take this further. Let us see the next colligative property. Okay, the next colligative property is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. This denoted delta TB. B छोटा सा है for boiling. All right, delta TB, elevation in boiling point. But before we go to elevation in boiling point, let us first understand what is boiling point. तो अपना standard definition क्या है boiling point का? As per our school days textbook, अपना definition है when the at a temperature at which the liquid gets converted into gas or vapor is called as a boiling point. यहाँ पे थोड़ा सा मैं definition I'll make the definition a little more scientific. All right. The boiling point definition is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. The vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called as your boiling point. अब देखो standard atmosphere का pressure कितना है? 1 atmosphere. Okay, इतना clear है? Let's logically understand sir boiling point क्यों बढ़ने वाला है? Okay, elevation तो समझ में आया, चलो बढ़ रहा है. Question ये है कि why? How is it increasing? Okay, graphically समझाता हूँ तो ज़्यादा easily समझेगा. All right. ये अपना ग्राफ है, यहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व चल। ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का फिक्स्ड है, ये वैल्यू तो फिक्स्ड रहेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये चेंज होने वाली है क्या? नहीं। आप लिक्विड चेंज कर सकते हो, बेंजीन के बदले वाटर ले लिया, उसके बदले क्लोरोफॉर्म ले लिया, उसके बदले कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, जो लेने ले लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 ही रहेगा ना यार, बराबर है। सो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो प्योर लिक्विड, दिस रेड मार्कर प्योर लिक्विड यहाँ पर था जब टेम्परेचर कम था, ये उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वेपर प्रेशर का कर्व बढ़ते जाए। अग्रीड? वी विल हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा when this vapor pressure will become equal to the atmospheric pressure. So this is my original boiling point TB1. Okay, this is my original boiling point TB1. I'll just extend this a little. Okay, इधर तक ठीक है। वापस से देखते हैं कौन है ये रेड लाइन, अपना प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ओके, और ये रेड कर्व किसका है? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक पॉइंट आएगा व्हेन द वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी कॉल्ड एज आवर ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर, अपन ने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालना है, याद है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कल देखा हम लोग ने। और व्हाट वाज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब जब मैं सोल्यूट डालूंगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रहेगा ना, लोअरिंग। सो नाउ द वेपर प्रेशर व्हिच वाज हियर विल नाउ कम हियर, लो हो जाएगा, यहाँ पे आ गया है। बट सर एटमॉस्फेयर प्रेशर तो उतना ही रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं। अब जो भी करना है वो यहाँ से करना है। So this becomes my delta P, lowering of vapor pressure. बराबर, थोड़ा सा कोशिश करता बड़े में लिखने का। Okay, delta P, this is lowering of vapor pressure. Now इसका अगर मैं ग्राफ बढ़ाते जाऊं सेम प्रोसेस से, तो it will be like this.
And as I told you that the atmosphere pressure will not change, it will remain the same. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा पीछे आ गया कि नहीं यहाँ पे? What do you notice? Clearly it is visible कि पहले जो boiling point यहाँ पर आ रहा था, अब lowering of vapor pressure होने की वजह से वो boiling point थोड़ा पीछे चला. Okay? The difference between the two is your delta TB. That is your elevation in boiling point. Do you agree? क्या आप मानते हो? Do you accept it कि ये गैप जितना बड़ा रहेगा, डेल्टा पी का गैप जितना बड़ा रहेगा, उतना ही गैप यहाँ पे बड़ा रहेगा? Exactly. So what do you notice? What is the final observation? कि सर हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है. जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. This is your elevation in boiling point. ये रहा आपका second colligative property. Once again, पहले वापस ग्राफ समझते हैं, फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं. What is boiling point? The boiling point is a temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. बराबर है? Temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure is your boiling point. ओके, ग्राफिकली देखते हैं. तो ग्राफ मैंने बनाया है. ये रेड कलर का जो फर्स्ट लाइन है दैट इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट में क्या आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा. टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर. और 1 एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो चेंज होने वाला है, वो ऐसा ही रहेगा. सही बात है, इट डज नॉट चेंज. रेड लाइन का कर्व जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेड लाइन का कर्व ऊपर जा रहा है. It intersects with the atmospheric pressure, and that point of intersection is your first boiling point, TB1. अब क्या हुआ? Non volatile solute डाल. Okay, the black one, the black curve is of the solution. The black curve is of the solution. अब हम लोग ने डाला क्या? Non volatile solute डाला. Non volatile solute डालने के जैसे कल क्या हुआ था? Lowering of vapor pressure. वेपर प्रेशर इधर था, अब लोअरिंग हो गया. लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज होने नहीं वाला है, वो तो ऐसा ही रहेगा. ओके, एंड देयरफॉर अब इसको अगर मैं कर्व देता हूं तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा पीछे जाता है, which gives me a new boiling point TB2 which is greater than the original boiling point. और क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, वैल्यू बढ़ रहा है, it is called as elevation in boiling point. Alright, so that's your delta TB. Okay, now mathematically बहुत simple relation है, कोई बड़ा derivation नहीं है. It is given that delta TB is directly proportional to small m. What was our small m? Anybody? Small m was molality. L molality. Proportionality हटानी है तो एक constant डालना पड़ेगा. तो delta TB is equals to KB into m, where Kb is called as a molar elevation constant. Molar elevation constant. It is sometimes also called as ebullioscopic constant. ये सिर्फ नाम है, ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है. कौन सा टर्म आ गया, रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ नहीं है. एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज 1, या फिर अगर वो याद नहीं रहता है तो मोलाल, क्योंकि मोलालिटी है. एलिवेशन क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है, और कांस्टेंट क्योंकि वो तो कांस्टेंट था, हटाया तभी तो आया ना. सो मोलाल बिकॉज मोलालिटी, एलिवेशन बिकॉज एलिवेशन, एंड कांस्टेंट बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. सो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, नथिंग टू रेक्टिफाई, बहुत सिंपल. What is molality? Anybody for molality? खुद के मन में ही ट्राई करो. मोलालिटी का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन weight of the solvent in kg. So let's just try to okay, let's just try to simplify the formula. kb, molality is equals to N2 upon W1 in kg. ऐसा था.
बट अपन ने डिराइव किया था, जरा चेक कर सकते हैं फर्स्ट लेक्चर, नॉट यस्टरडेज लेक्चर, द लेक्चर लास्ट वीक। मोलालिटी का मैंने एक ग्राम्स वाला फॉर्मूला दिया था, एंड आई कैन सिंपली राइट इट एज डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केवी into 1000 W2 upon M2 into W1 when all terms are expressed in grams, when all terms are expressed in grams. Okay, इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला. All you need to know is this: the delta TB is directly proportional to molality. पहले तो क्या करने का, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे, तो केबी आ गया. उसका नाम क्या है केबी का? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड एज एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, आल्सो कॉल्ड एज एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. लास्टली मोलालिटी का फॉर्मूला अपन ने पिछले लेक्चर से, मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर से हमने डिस्कवर किया था, मतलब जस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं वहां से. N2 upon W1 and N2 can be written as this when all terms are expressed in grams. तो अपना फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाता है? डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केवी 1000 W2 upon M2 W1. Okay. I hope the video is better, because as I told you yesterday, this is the best I could do. Guys, I got your point. मुझे इंग्लिश समझ में आती है. एक जन ने बोला कि ब्लर है, तो मुझे समझ में आ गया कि वो ब्लर है. Thank you. I appreciate the fact that you guys are into texting so much, but that's okay. Relax. ठीक होएगा तो ओके के लिए रिप्लाई कर देना. Fair enough now? No, sir. Still no? Wow. अब मैं क्या करूँ? देखो, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बराबर है, मैं इधर बराबर खड़ा हूँ, फोन का कैमरा भी ठीक चल रहा है. Sir, it's better now. Thank you. Okay, anyway, so once again, delta TB का proportionality हटाया, molality हटाया, sorry, proportionality हटाया, constant आया. The constant is a molal elevation constant, also called as a ebullioscopic constant. Simple molality का formula डाल दो. Okay. क्या देखा था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि any qualitative property is inversely proportional to the molecular weight of the solute. हर एक फॉर्मूला में M2 नीचे ही आएगा. Alright. So please write this down. We'll quickly finish this and we'll take up the next qualitative property.
Sir, wait. And Sir, you're mute. Sorry, thank you so much. Okay. Yeah, the next colligative property is depression in freezing point. Okay, the next colligative property is depression in freezing point. Okay. Similar concept है delta TF. वापस से वही सेम चीज सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है. पहले जान लेते फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है. ओके, सो फ्रीजिंग पॉइंट इज व्हाट? The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the pure solid. Okay, vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the pure solid. Vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the pure solid. Now the first question that comes to your mind, or that should have come to your mind, आपके दिमाग में पहली चीज ये आनी चाहिए थी, प्योर सॉलिड का प्रेशर आया कैसा? सॉलिड्स कब से प्रेशर देने? ओके, लिक्विड्स तो समझ में आता है, गैस तो हमेशा ही ठीक है, लिक्विड टू वेपर हो जाएगा तो वेपर प्रेशर हो ही जाएगा. ये प्योर सॉलिड, सॉलिड लोग कहाँ से वेपर प्रेशर? So understand one fact, except the standard metals. ये fact है, straight forward information आपको दे रहा हूँ. Okay, standard metals को छोड़ के most organic compounds or most other substances, solids, have a property, have a tendency to undergo sublimation. Now what is sublimation? Solid to vapor, direct. बराबर है? Solid to gas is sublimation. Yes. तो gas होगा तो vapor pressure होगा कि नहीं होगा? Exactly. So solids भी vapor pressure दे सकते हैं. Okay, that is the point. The solids भी vapor pressure दे सकते हैं. चलो, अब इसको मैं ग्राफिकली बनाने की कोशिश करता हूँ. सेम थिंग, इट डज नॉट चेंज एट ऑल. एक हल्का सा वेरिएशन आएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर था, सॉलिड का प्रेशर नीचे है. ओके, तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ. नीचे, okay, vapor pressure versus temperature. This curve is our pure solid. Assume करते हैं अपना pure solid है. Okay, this is my pure solid. Solid will get converted into liquid because vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the pure solid. ये हो गया मेरा pure solvent. बराबर है? In the liquid state. ये वही बंदा है in the solid state, ये वो बंदा है in the liquid state. इन दोनों का point of intersection, मतलब ये equilibrium वाला point, this point will be called as my first freezing point, TF1. Okay, मैं थोड़ा सा इसको हटा के बड़े में लिख देता हूँ. TF1. This is my first freezing point. Okay, the graph is of temperature. Now what happens? Now we add the non-volatile solute. Non-volatile solute डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बनेगा. और क्या हो रहा था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बराबर है कि नहीं? तो अब ये जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट था, ये ओरिजिनल वेपर प्रेशर था. अब जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालूंगा तो वेपर प्रेशर नीचे आ जाएगा. दिस इज माय डेल्टा पी. ये वाला ग्राफ जो जा रहा है, ये कर्व, ये जाने दो, ये अपना डेल्टा टीवी का कर्व हो गया. तेल लेने इधर आओ. व्हाट वाज इट? दिस इज माय सॉल्यूशन. एंड व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? दैट द वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड. पर प्योर सॉलिड का ग्राफ तो पीछे है ना. ये इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? नहीं. तो ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको अपने को पीछे खींचना पड़ेगा.
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ गया, पीछे आ गया। ये हो गया आपका नया फ्रीजिंग पॉइंट TF2। इफ यू एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट आगे जा रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट पीछे आ रहा है, बराबर है। दिस इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। ओके, देखो वापस से, what is freezing point? The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of the pure solid. First question, sir, pure solid कहाँ से vapor pressure दे रहा है? So the reason behind it is all solids except the standard metals, they have the tendency to undergo sublimation. Sublimation होएगा तो वेपर जाएंगे, वेपर जाएगा तो वेपर प्रेशर भी आएगा। ओके, सिंपल सा चीज था। ये ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये प्योर सॉलिड का लाइन है, और फिर कर्व जो हो रहा है वो प्योर सॉल्वेंट का है, फर्स्ट वाला कर्व। ये कर्व हम लोग ने पिछले टॉपिक में देखा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज द इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट। अब सोल्यूट डाला जिसके वजह से सॉल्यूशन बनेगा, एंड वी ऑल नो सोल्यूट डालने की वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है नहीं, इसको पीछे खींचेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया, corresponding temperature is the new freezing point. The difference is called as delta TF, depression in freezing point. Once again you notice the same thing, ये जितना बड़ा होगा उतना ही ये बड़ा होगा। Okay, so all colligative properties are directly proportional to each other. और इसका graphical representation, delta TF is directly proportional to molality. Exactly the same formula as delta TB. एक चीज का फर्क नहीं है, सिर्फ B के बदले F आ रहा है बस। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा, इस KF into M। याद है आपको KB को क्या बोले थे, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। वेरी गुड, यस, it will be called as molar depression constant. And because it is at lower temperature, I hope कि थोड़े बायोलॉजी के बच्चे जो यहाँ पे बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं उनको पता रहेगा, preserving at lower temperature is called as cryoscopy. So therefore it is also called as a cryoscopic constant. नहीं पता है तो कोई टेंशन मत लो, पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो इट्स ओके। ओके, molar depression constant और cryoscopic constant। वापस से सेम ही चीज कर रहा हूँ, मोलालिटी का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF N2 upon W1 in kg। When all the terms are expressed in grams, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TF is equals to KF 1000 W2 upon M2 W1, all terms in grams। ओके, बहुत ज्यादा इजी है। इफ यू रिलेट डेल्टा TB एंड डेल्टा TF तो आपको दो अलग अलग डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसको और पुराने वाले ग्राफ को इसके बाद में दोनों को मर्ज कर देता हूं, ताकि एक ही ग्राफ में आपके दोनों टॉपिक हो जाएंगे, बिकॉज फॉर्मूला दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ KF के बदले KB आ जाता है बस। ओके, तो प्यार से देख लो, इसको लिख लो, नहीं समझा तो प्लीज पूछ सकते हो।
Okay, done. Okay, great. I hope आप लोग लिख रहे हो and not just screenshotting. Anyways, so yeah, just to quickly revise the previous two topics together. Okay, मैं जैसे कहा था एक ही ग्राफ में हम दोनों चीजें देख लेंगे. Let's put it this way. This was our graph of vapor pressure versus temperature. Atmospheric pressure ये फिक्स है PATM, जिसको हम लोग अभी temporarily 1 रखते हैं. Okay, 1 atmospheric pressure. The black curve is our pure. Okay, तो ये हो गया अपना pure solvent और ये हो गया मेरा प्योर लिक्विड. ये प्योर सॉलिड, ये प्योर सॉल्वेंट. बराबर है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज माय ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज माय ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट. सही बात है. ओके, आई जस्ट एक्सटेंड दिस ग्राफ अ लिटिल हियर. एक ही ग्राफ में आपके 3 टर्म्स एक साथ हो सकते हैं. ओके, दिस इज माय ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज माय ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट. If you remember, this is your pure solid and this is your pure solvent. Okay, अब क्या, अब solution डाला हम लोग ने, solute डाला हम लोग ने. solute डाला तो solution बनेगा. solution बनेगा तो lowering of vapor pressure रहेगा. बराबर है. So the new vapor pressure is going to be here. तो ये हो गया आपका डेल्टा P, पहला पॉइंट. अब इसको मैं पीछे खींचूंगा तो ये हो गया मेरा डेल्टा TF2, which is my डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सही बात है. ओके, और इसको अगर मैं ग्राफिकली आगे लेकर जाऊं तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा फॉर माय न्यू बॉइलिंग पॉइंट TB2 एंड दिस इज माय डेल्टा TB. बराबर है. तो आप देख रहे हो एक ही ग्राफ में आपको डेल्टा P भी देखने मिल रहा है, डेल्टा TF भी देखने मिल रहा है और डेल्टा TB भी देखने मिल रहा है. जितना डेल्टा P बड़ा होगा उतना ही डेल्टा TF भी बड़ा होगा, उतना ही डेल्टा TB भी बड़ा होगा. ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, एंड फिर लास्टली डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या आया यहाँ पर. डेल्टा TF का फॉर्मूला आया 1000 kf W2 अपॉन M2 W1. बराबर है. ये फॉर्मूला आया डेल्टा TF का. और डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या आया, 1000 kb W2 अपॉन M2 W1. ये आ गया मेरा डेल्टा TB का फॉर्मूला. सही बात है. ओके, प्लीज चाहिए तो एक बना लो फटाफट. ये ग्राफ से आपके तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक साथ हो जाएंगे, डेल्टा P, डेल्टा TF एंड डेल्टा. ओके, एंड चाहिए तो मैं डेल्टा P का वैल्यू भी ऊपर लिख देता हूँ. डेल्टा P का फॉर्मूला क्या था, P0 W2 M1 अपॉन M2 W1. So these are your 3 colligative properties in one graph. All right, please write this down quickly.
Done? Anyone with any difficulty here with these three colligative properties? What is the common thing in all the three colligative properties? Exactly जो मैंने आपको starting से ही बताया था. Each colligative property is inversely proportional to its molecular weight of the solute. देख लो आप लोग, delta TF है, उसका M2 भी नीचे है, delta TB के लिए भी M2 नीचे है, and डेल्टा पी के लिए भी M2 नीचे है. ओके, ये क्लासिक चीज है. स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है. रिलेशन बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर वेट. सो व्हाट डू यू नोटिस इज वन मोर सिंपल सी बात है कि अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी जाएगी तो उससे आप क्या ढूंढ सकते हो? तो M2 ढूंढ सकते हो ना कोई भी फॉर्मूला में डाल के. So one of the applications, write it down, one of the applications of colligative property is to calculate the molecular weight of the solute. Okay, one of the applications of colligative property is to calculate the molecular weight of the solute. Applications of colligative property, one of the application is to calculate the molecular weight of the solute. Okay, so you can please write this down. I hope it's done. Somebody kindly take a screenshot of this and send it to me. मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मिटाने का मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है, अब करना पड़ेगा नहीं. चलो. All right, let's take the last colligative property. That is the osmotic pressure. Osmotic pressure is pi. They symbolize as pi. All right, osmotic pressure is symbolized as pi. Before we get into the osmotic pressure part, let us understand what is osmosis first. Okay, तो हम कोशिश करते हैं osmosis क्या है पहले वो देखने की. You guys have studied osmosis in your biology practicals also. कुछ बच्चों ने पहले भी शायद पढ़ा होगा. Okay, मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. You might be trying to revise the definition of osmosis, that it is movement of solvent from higher concentration to lower concentration or lower concentration to higher concentration. So यहाँ पे सीन ऐसा है कि lower concentration to higher concentration भी ठीक है and higher concentration to lower concentration भी ठीक है. But शब्दों का खेल है. मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ how you can use both and still be right. Okay, it's not possible to use both, right? Lower to higher and higher to lower दोनों same थोड़ी है. Okay, but we'll see. We'll just play with words a little. थोड़ा technicalities में जाएंगे. Okay, पहले osmosis समझते हैं क्या हो रहा है. Okay, for that, let's consider this is a semi-permeable membrane. This is a semi-permeable membrane. It allows movement of solvent molecules only. Selective है. Okay, it is a selectively permeable membrane. It allows the movement of solvent molecules only. Okay, वो बाकी solute molecules को आने पास होने नहीं देगा. Okay, so this is a semi-permeable membrane. Fair enough. चलो, अब आगे. यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन. या और ये दूसरा केस है, ये केस 1 है, ये केस 2 है. यहाँ पे सॉल्यूशन है which is dilute and यहाँ पे सॉल्यूशन है which is concentrate. Okay, so see how am I playing with words. Be very careful here. शब्दों का खेल समझने की कोशिश करो. पहला मेरा पॉइंट है, कौन से साइड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो प्योर सॉल्वेंट है तो इट विल बी 100%. यहाँ पे सॉल्यूशन है मतलब सोल्यूट भी आया ना, तो ओवरऑल सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ गई है तो डेफिनेटली परसेंटेज कम हुआ. तो परसेंटेज ज्यादा किधर है? यहाँ पे. तो हमेशा द मूवमेंट विल बी फ्रॉम सॉल्वेंट की क्वांटिटी जहाँ पे ज्यादा है ना वहां से लेके दूसरे साइड पे.
So the movement is going to be like this. ओके यहाँ पे भी देखो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, इसलिए द मूवमेंट विल बी लाइक दिस. तो अभी देखो मैंने क्या यूज किया था, सॉल्वेंट वर्ड यूज किया था, सॉल्वेंट. सो व्हेन आई यूज द वर्ड सॉल्वेंट, it is from higher quantity to lower quantity, higher concentration to lower concentration of the solvent. Okay, मैं एक ही definition लिखूंगा, but जरा ध्यान रखो. When I use the word solvent, it is from higher concentration to lower concentration. But when I use the word solution, तो देखो ये concentrated है, ये dilute. Dilute का concentration कम होता है ना, exactly. When I use the word solution, it is from lower concentration to higher concentration. Be careful once again. Okay, when I am using the word solvent, solvent की quantity यहाँ पे ज्यादा है, इस तरफ percentage wise. यहाँ पे solvent की quantity कम है. So it is from higher quantity, higher concentration of the solvent to lower concentration of the solvent. But when I am using the word solution, it is from lower concentration of the solution to higher concentration of the solution. Okay, so it's like solution of higher lower concentration to solution of higher concentration. तो अब मैं पूरा ऑस्मोसिस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ. Okay, what is osmosis? First, it is a movement of solvent molecules across a semi-permeable membrane, across a semi-permeable membrane. Okay, from यही कैच है, यहीं पे कैच है. इसके दो पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे, केस 1 एंड केस 2. फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन or a solution of lower concentration to solution of higher concentration. Solution of lower concentration to solution of higher concentration. बराबर है, मतलब इन शॉर्ट जिस तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है उसके ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट करेगा, फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ द सॉल्वेंट. बी वेरी केयरफुल, आप सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहे हो या सॉल्वेंट वर्ड यूज कर रहे हो. ओके, नाउ ये मूवमेंट हो रहा है. ओके, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा, ये मूवमेंट हो रहा है. ओके, धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा एंड दिस मूवमेंट विल स्टॉप, दे विल कम एट इक्विलिब्रियम. एंड दैट प्रेशर, यहाँ पर से जब प्रेशर आना शुरू होएगा, that pressure to stop the flow is your osmotic pressure. Okay, is your osmotic pressure. तो सिंपल सा डेफिनेशन है osmotic pressure का. osmotic pressure का डेफिनेशन क्या है? The pressure required to stop osmosis. Okay, the pressure required to stop osmosis is your osmotic pressure. I'm sorry, यहाँ पे pressure मैंने लिखा नहीं है. The pressure required to stop what? To stop osmosis. Okay, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम कोई भी एग्जाम में if you are asked कि what is the definition of osmotic pressure, तो आप लोग क्या इतना नहीं लिखेंगे. आप पता है क्या करेंगे? आप यहाँ पे जहाँ पे ऑस्मोसिस लिखा है ना, उसके मतलब ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखेंगे. Okay, don't think it's so easy. All right, let's put it this way. The pressure required to stop the movement of solvent molecules across a semi-permeable membrane from pure solvent to solution or a solution of lower concentration to solution of higher concentration. That pressure is called as your osmotic pressure. Okay, थोड़ा fast हो गया, वापस से
जहाँ पे देखो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, सिंपल है। और ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ये रहा। तो मैथ्स मैथ्स समझ लो, केमिस्ट्री गया तेल लेने, ये इक्वेशन है, अपन ऑस्मोसिस को रिप्लेस करके ये डाल देंगे। ओके, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप movement of solvent molecules across a semi-permeable membrane from pure solvent to solution or solution of lower concentration to solution of higher concentration. That is my definition of osmotic pressure. Okay, and lastly अगर मैं इससे ज्यादा प्रेशर, देखो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। ओके, मैं अगर किसी को धक्का मार रहा हूँ तो सामने वाले का प्रेशर कम है इसीलिए धक्का मार रहा हूँ, फिर उसका प्रेशर इक्वल हो गया तो स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप वर्ड आ गया, कहाँ गया स्टॉप, स्टॉप आ गया। और अगर सामने वाले ने जोर से धक्का मारना शुरू किया तो मैं पीछे जाऊंगा। ओके, अब यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ गया तो सॉल्वेंट वापस पीछे जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, देयर इज अ टर्म कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज व्हेन द अप्लाइड प्रेशर is greater than the osmotic pressure. Okay, reverse osmosis is when the applied pressure is greater than the osmotic pressure. Osmotic pressure क्या करता है, स्टॉप करता है। okay, किसी चीज को मैंने रोक दिया है by applying some pressure, अब मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो वापस जाएगा ना, that is called as reverse osmosis. Okay, let's try. I will share a video with you guys. I'll not share, I'll just try to show it to you. एक मूवी थी called All the Best. Comedy movie है by a lot of actors, you might know the movie already. In that movie, there is an action scene and it gives me a classic example of osmosis, osmotic pressure and reverse osmosis. I hope you guys can see the screen. Okay, let's try. वैसे मैं चाहता तो स्क्रीन शेयरिंग कर सकता था बट उतना कौन करेगा यार, फिर बाद में वापस स्क्रीन चालू करके तुम बोलोगे स्क्रीन ब्लर है। ओके, सो दिस इज द स्क्रीन। ओके, या सो दिस इज द एक्शन सीन, लेट्स सी एवरीवन। ये देखो संजय दत्त बस मार रहा है, ये देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, द टेबल इज द मेम्ब्रेन, सी दिस इज ऑस्मोसिस। Osmotic pressure, reverse osmosis. Okay, I hope you guys got it. I hope समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। So please write this down. What is osmotic pressure? What is a semi-permeable membrane? And the other definitions. Please write this down. Then we'll take it further. Done. Anyone, any questions in any of the four colligative properties
अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन तो नहीं बोलूंगा, एक हार्डली एक बहुत छोटा सा बस एक्सप्रेशन करना है. सो वी विल बी डन विद ऑल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. फिर आगे देखेंगे. Great. All right. So, chalo, we'll take this further. Let's see the last expression of osmotic pressure. फिर चारों को एक साथ देखते हैं. We'll stop then and continue in the next lecture for the remaining part. All right. So, osmotic pressure. Before I write, you guys know the very famous equation called the ideal gas equation. PV is equals to nRT. P क्या है? प्रेशर. ये कौन सा टर्म है? ऑस्मोटिक प्रेशर है. ये तो प्रेशर ही ना यार, बस तो पी को हटा के पाई डाल दो, आपका काम हो गया. ओके, कोई लोड नहीं. ऑलराइट. सो द ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला इज गिवन एज पाई वी इज इक्वल्स टू nRT. दिस इज द वैन टॉप जनरल इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द वैन टॉप जनरल इक्वेशन. ओके, पाई वी इज इक्वल्स टू nRT. अब मैं v को नीचे भेज देता हूँ. Pi is equals to n upon v RT. What is n upon v? Number of moles per unit volume is also called as concentration. बराबर है? So it is concentration R into T. Fair enough? Okay. I can also write it in a different way. Number of moles. Number of moles n है ना? What is n? Weight upon molecular weight. So number of moles can be written as W2 upon M2. वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. बाजू में वॉल्यूम आ गया और आर और टी आई है हमेशा से. ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का जनरल फॉर्मूला. एंड जो मैंने आपको पिछले 3 डेरिवेशंस में सिखाया था या दिखाया था, सेम चीज आपको फिर से बता रहा हूँ. ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट. एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is inversely proportional to M2. Okay, any colligative property is inversely proportional to the molecular weight of the solute. So you can write down a general formula here, जो मैं 4 बार बोल चुका हूँ, that all colligative properties is inversely proportional to the molecular weight of the solute 2. Okay, all colligative property is inversely proportional to the molecular weight of the solute M2. All right, please remember this. Finally, moving on to the last part for today, or the second last part, I'm sorry, R. R के टोटल है 3 वैल्यूज है. मुझे पता है कि आप लोग को पता है और मुझे भरोसा भी है कि आपको याद नहीं. ओके, सो R के 3 वैल्यूज है. तो तीनों वैल्यूज हम देख लेते हैं एक बार फिर से. आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन मतलब 11th स्टैंडर्ड के स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा है. उसके बाद आप अभी रिसेंटली थर्मोडायनेमिक्स करके चैप्टर आएगा इन स्टैंडर्ड 12, उसमें भी आप पढ़ेंगे. आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आर की वैल्यू यूज कर चुके हो इन द नर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे भी यूज कर लेते हो. देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ आर. लेट अस सी व्हाट आर द 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर. सो द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द एसआई यूनिट, द एसआई वैल्यू of R is 8.314. The units are joules per Kelvin per mole. Okay, joules per Kelvin per mole. This is the SI unit of R, standard unit. Okay, R की दूसरी वैल्यू है 0.08206, which is also sometimes written as 0.0821. ओके, इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स तो वो लोग 1 भी नहीं लिखते, वो लोग सिर्फ 82 लिख के छोड़ देते. ओके, द यूनिट इज लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ओके, एंड आर की तीसरी वैल्यू है 1.98, which is approximately written as 2, which is calories per Kelvin per mole. Okay, so these are the 3 different values of R. Okay, because of the 3 different units. Okay, तो सर हम लोग को कौन सी R की वैल्यू यूज करनी?
that purely depends upon आपके जो 4 ऑप्शंस है या आपके जो डेटा है उसका यूनिट्स कौन सा है. Okay, if your volume and pressure are in liters and atmospheres, then your R has to be 0.08206. If your volume and pressure are in standard values, मतलब वॉल्यूम का स्टैंडर्ड वैल्यू मीटर क्यूब हो जाएगा और प्रेशर का स्टैंडर्ड वैल्यू पास्कल हो जाएगा. मीटर क्यूब और पास्कल में है तो स्टैंडर्ड वैल्यू जूल का यूज करते हैं. बराबर है. मोस्टली अपन ये दोनों ही यूज करते हैं. कैलोरी वाला पार्ट जो है वो मेजरली कम्स अंडर एनर्जी न्यूमेरिकल्स which should be either in thermodynamics or in electrochemistry, जहाँ पे हम लोग एनर्जी चेंजेस भी पढ़ते हैं. बराबर है. सो ये 3 वैल्यूज ऑफ आर है, ये आपको पता होनी ही चाहिए. These guys will not give you the R values in competitive exam. बोर्ड एग्जाम में शायद दे भी देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में R की वैल्यू नहीं मिलेगी. अब वो आप रट्टा मारो, कैसे याद रखना है, जो भी ठीक लगे, R की तीनों वैल्यूज आपको पता रहनी चाहिए. ओके. इसका कन्वर्जन पार्ट भी है, एक बार क्विकली देख लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स. ओके. तो जब आप ये 2 कैलोरीज है या 1.98 कैलोरी है उसको आप 4.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 8.314. एंड 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल्स. Okay, 1 liter atmosphere is 101.3 joules. वापस से वही, आप अगर ये 0.08206 है, इसको आप 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे, again you will come somewhere close to 8.314. Okay, so please write this down, the Van Douw's general equation for osmotic pressure. Osmotic pressure का final formula, R के 3 वैल्यूज एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेशनशिप. फटाफट लिख लो, फिर एक बार चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक साथ देखेंगे और स्टॉप करेंगे. Okay, done. So yeah, let's just quickly take the last part for today. I'll just quickly put all 4 colligative properties in front of you.
the four colligative properties, the one was lowering of vapor pressure, which was delta P is equals to P naught W2 M1 upon M2 W1. The second was elevation in boiling point, okay, which was delta TB, which is KB 1000 W2 upon M2 W1. The third is depression in freezing point. The value was, the formula was delta TF is equals to KF 1000 W2 upon M2 W1. And last, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा, is the osmotic pressure. Okay, it's the osmotic pressure. Osmotic pressure was pi is equals to W2 M2 VRT. Okay, so these are the four different colligative properties जो हमने अभी पढ़ी है. Okay, please understand that colligative property is the full name from year to year. Okay, अगर आपको कोई पूछे what is a colligative property, okay, standard CET question है. Standard मतलब इसमें ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं. मैं 5 ऑप्शन दूंगा, 5. Okay, which of these is a colligative property? Vapor pressure, boiling point, freezing point, osmotic pressure, or all of the above. Okay, option A is vapor pressure, option B is boiling point, option C is freezing point, option D is osmotic pressure, and option E is all of the above. तो अगर आपको पूछा जाएगा कि which of these is a colligative property, okay, which of these is a colligative property, ये क्वेश्चन है और उसका आपको ये 5 आंसर दिया है. The answer is yes. Most of the students will answer D. Sorry, the most of the students will answer E, all of the above. But let me tell you, all of the above is wrong. Why? Because vapor pressure colligative property नहीं है, lowering of vapor pressure colligative property है. Okay, lowering of vapor pressure colligative property है. Boiling point colligative property नहीं है. Elevation in boiling point, depression in freezing point, and therefore our correct answer is option D alone. Okay, सिर्फ osmotic pressure ही एक है जो colligative property है, बाकी के तीनों colligative properties नहीं है. All right, yes, thank you, very nice. I'm able to see that. Please quickly write this down, फटाफट. जल्दी लिखो यार, भूख लगी है. Okay, yeah, so lastly, if you remember, when we started the colligative properties, there were 3 limitations. One was it should be a non-electrolyte, that it should not undergo association dissociation, it should be non-volatile, and third was the solution must be very dilute. मैं point number 2 और point number 3 को हटा देता हूँ temporarily कि non-volatile और dilute वो जाने दो. Association या dissociation, अगर वो हुआ तो क्या, पार्टिकल एक का 2 हो जाएगा. NaCl is 1 molecule, जो अंदर जाएगा तो Na plus और Cl minus, तो 2 पार्टिकल हो गए. पार्टिकल डबल होएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल होगी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगी तो मॉलिक्यूलर वेट हाफ हो जाएगा. एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि NaCl as 1 molecule उसका वजन है 58.5. अपन 58 ले लेते हैं अभी टेम्पररी, पर जब वो अंदर गया तो Na प्लस और Cl माइनस हो गया, पार्टिकल हो गए 2, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई डबल,
तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 29, जबकि आंसर आना चाहिए था 58. तो ये जो करेक्शन है, ओके, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए था वो नहीं आया है, बिकॉज अंदर जाके पार्टिकल ने कुछ अलग हरकत की है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की. ओके, तो वो करेक्शन कैसे करेंगे, हाउ टू get to the actual molecular mass, we will do that in the next lecture. All right, so I hope you guys have understood for whatever we have done so far. अगर आपको कोई डाउट्स है, आप कभी चाहे तो अभी पूछ सकते हैं, या फिर I'll just wait for 2 minutes if you have any doubts, or else we'll meet in the next lecture. Okay, thank you so much guys. Please ask if you have any doubts. All right, then in that case, I'll make a move. Thank you so much. Enjoy your 5-minute timeout, and then you have a next lecture. So good luck. चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में. Thank you.